नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणास्मो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल हमने गुणस्थान वाइज देखा था कितनी प्रकृतियां सत्ता योग्य है, कितने की नियमा है और कितने की भजना है। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कॉमन क्या है कि 148 प्रकृतियां सभी में सत्ता, मतलब इनकी सत्ता, सत्ता योग्य प्रकृतियां सभी गुण स्थानों में पाई जाती हैं। लगभग कहाँ तक पाई जाती हैं? जब तक शपथ श्रेणी स्टार्ट नहीं होगा। शपथ श्रेणी अगर स्टार्ट होता जाता है तो प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, मतलब कंपलसरी उनकी सत्ता के बिना ही शपथ श्रेणी या उपशमक श्रेणी जो भी बात करें, श्रेणी का आरोहण करने के लिए कुछ प्रकृतियों का सत्ता में नहीं होना कंपल्शन है कि ये सत्ता में होनी ही नहीं चाहिए अगर वो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। तो 148 को हमको 1 से लेकर 7 तक में कॉमन रखना है। अब उसमें भी कुछ गुणस्थान ऐसे हैं जिनमें टोटल 148 की सत्ता होना मतलब सत्ता हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो क्या 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 है? तो पहले में 148 हो सकता है, चौथे पांचवे में 148 की सत्ता वाला जीव हो सकता है। 148 मतलब सभी, छठे में सातवें में 148 की सत्ता वाला हो सकता है। लेकिन जब हम बात दूसरे या तीसरे की करते हैं तो दूसरे और तीसरे में तीर्थंकर नामकरण की सत्ता वाला जीव नहीं जाता, इसीलिए 147 की सत्ता योगी प्रकृतियां इनमें है। कंपलसरी नहीं होता इन दोनों गुण स्थानों में तीर्थंकर की सत्ता। ठीक है, अब ये तो हमारी 7th गुण स्थान तक की बात हो गई। अब इसमें नियमा और भजना वाली बातें हमने डिस्कस करी थी, एक बार उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भजना की हमने सबसे पहले बोला है कि 9 प्रकृतियों को तो हमको भजना में लेना ही है। उसके अलावा फिर उद्वलना, 9 प्रकृति तो हमारी लेने वाली हो ही गई। उसके अलावा फिर उद्वलना वाली प्रकृतियां कितनी देखी थी? 2 तो सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी वाली थी। उसके अलावा फिर देव द्विक, नरक द्विक और वैकरी चतुष्क, तो 6 प्रकृति ये हो गई थी। उच्च गोत्र हो गया था, मनुष्य द्विक हो गई थी। तो ऐसे कुल मिला के कितनी प्रकृति हो गई? तो 22 प्रकृति फर्स्ट गुण स्थान में हमने भजना बोली थी। 22 अगर भजना में है तो शेष 126 प्रकृति की नियमा होगी। फिर सेकंड गुण स्थान में देखें तो सेकंड गुण स्थान में पहली बात तो यहाँ से जो 9 प्रकृति थी उसमें से तीर्थंकर तो हट ही गया है, और उसके अलावा ये सारी उद्वलना वाली प्रकृतियों को हम सेकंड में नहीं मानेंगे क्योंकि उद्वलना सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान में की जाती है। इसीलिए 9 प्रकृति में से तीर्थंकर को हमने हटा ही दिया, तो इसमें सिर्फ 8 प्रकृति भजना में बची, तो शेष 139 प्रकृति की नियमा हो गई। उसके बाद फिर ये फोर्थ फिफ्थ है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ वाला कौन हो सकता है? फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ वाला हो सकता है जिसका A4 का सत्ता नहीं है। या तो वो A4 का विसंयोजक जीव भी हो सकता है, या फिर वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव भी हो सकता है, या फिर वो शायिक सम्यक्त्वी जीव भी हो सकता है जिसमें A4 का की सत्ता नहीं है। ऐसे जीव इन सभी गुण स्थानों में पाए जा सकते हैं। तो 8 के अलावा 4 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी 12 12 12 हो सकता है। पर छठे सातवें में बताया है कि आयुष्य कर्म की जब हम बात करते हैं तो छठे सातवें में कंपलसरी मनुष्य आयु ही भुज्यमान होती है। और बद्धिमान क्या हो सकती है? तो बद्धिमान कोई भी आयुष्य हो सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो हाँ, तो नहीं सॉरी, छठे सातवें में हाँ कंपलसरी जो है वो मनुष्य आयु है ही है, और उसके अलावा बद्धिमान आयु चारों में से कोई भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 8 प्रकृति या 9 प्रकृति थी उसमें से मनुष्य आयु को हम कंपल्शन में रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो अच्छा, ये 12 यहाँ पे बची थी, तो 135 प्रकृति नियमा में बची है। चौथे 5 किसकी बात हो रही? थर्ड गुणस्थान की हो रही ना? ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीसरे में भी 147 लिख देते हैं। ठीक है, और चौथा, पांचवा और छठा सातवां
ये साथ में बात कर रहे हैं। तो दूसरे में 147 की सत्ता। अब यहाँ पर ये अब थर्ड गुण स्थान में A4 की विसंयोजना वाला भी हो ही सकता है, द्वितीयोपशम वाला भी थर्ड, इसमें द्वितीयोपशम के बाद थर्ड में आए, शायिक वाला तो आता ही नहीं है। तो ये जीव जब थर्ड में आते हैं तो उनका बंध प्रारंभ नहीं होता, इसीलिए A4 को भी किस में डाल दिया, भजना में डाल दिया। मतलब उसकी सत्ता वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 135 बचे नियमा वाले। अब यहाँ पर 12 में से 11 कर देते हैं इसको, क्योंकि मनुष्य आयु की क्या है, नियमा है। तो यहाँ पर 136 कर देते हैं 135 की जगह। वैसे 136 तो नहीं, यहाँ पर एक तीर्थंकर भी ऐड हुआ है। अच्छा, तीर्थंकर यहाँ पर ले लिया हुआ है ना, ठीक है। एक बार कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, इसको ऐसे रखते हैं। क्या क्या देखना है हमको यहाँ पर कि भजना में कौन सी प्रकृतियां आनी चाहिए। तो 9 प्रकृतियां हो सकती हैं भजना वाली। उसके अलावा द्वितीयोपशम वाली है तो A4 की सत्ता भी, विसंयोजक हो या द्वितीयोपशम वाला हो तो A4 की सत्ता भी नहीं है। और शायिक वाला है तो D3 की सत्ता भी उसके नहीं होगी। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 9 4 12 और 3 15, 15 प्रकृति हो गई। उसके अलावा 9, सॉरी, 9 4 12 नहीं, 9 9 और 4 13 और 3 16 प्रकृति। तो ये 16 प्रकृति हो गई भजना में। ठीक है, 9 प्रकृति की तो हमने बात ही करी। उसके अलावा फिर अनंतानुबंधी चतुष्क और तीन, तीन क्या हो गई है, तीन हो रहा है क्या, हाँ, तीन वो हो गई D3 वाली प्रकृति। ये A4 है और ये D3 है, ये टोटल D7 की प्रकृति हो गई। ठीक है, तो उसके बाद ये 16 हो गई। अब यहाँ पर भजना कितनी होगी, तो नियमा कितनी होगी, 148 में से 16 गए तो 132 की नियमा होगी। अब सिक्स्थ सेवंथ गुण स्थान की बात करें तो सिक्स्थ सेवंथ में आयुष्य, जो मनुष्य आयु है, ये 9 प्रकृतियों में से मनुष्य आयु की कंपल्शन है, उसकी भजना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो बद्यम बुद्धिमान आयु है वो मनुष्य आयु ही होती है कंपल्सरी। तो यहाँ पर 133 कर देंगे और यहाँ पर 15 कर देंगे। अब इसके अलावा भी क्या बताया कि जो आयुष्य है, यहाँ पर हम शेष आयुष्य की बात करते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, आयुष्य तो यहाँ पर पूरी हो ही सकती है ना। ठीक है, श्रेणी की बात करते हैं वो। तो ये हो गया हमारा कल वाला, एक बार हमने शॉर्ट में देख लिया। ठीक है, ये हो गया 148 148 148, सिर्फ दो में रहेगा, तीर्थंकर नहीं हो सकता। और यहाँ पर क्या है, उद्वलना वाली, यहाँ पर 9 प्रकृति लेना, उद्वलना वाली लेना। 9 प्रकृति में से तीर्थंकर यहीं पे हटा दी थी, तो 9 प्रकृति ये हो गई, 8 8 हो गई। और यहाँ पर थर्ड में A4 वाला भी ऐड हो सकता है, तो 8 + 4 हो गई। फिर यहाँ 16, तो 16 क्या होंगी, तो यहाँ पर 9 प्रकृति तो वैसी, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ गुण स्थान है, तो 9 प्रकृति वैसी हो गई। और D7 हो गया, क्योंकि शायिक सम्यक्त्वी हो तो उसकी सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर भी वही बात थी कि 9 प्रकृति तो हो गई और D7 हो गया। लेकिन जब 9 प्रकृति में से आयुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य आयु का कंपल्शन है, इसीलिए यहाँ से भजना से हटा के उसको नियमा में डाल दिया। तो ये छठे सातवें गुण स्थान तक की बात कर ली। अब आठवें से दो टाइप की बातें आती हैं आठवें नवे में। एक तो होता है उपशमक श्रेणीवर्ती, यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक होता है उपशमक श्रेणीवर्ती जीव और एक होता है शपक श्रेणीवर्ती जीव। उपशमक श्रेणीवर्ती जो जीव है उसमें आठवें गुण स्थान में, नवे में, 10वें में, 11वें में, ये चार ही गुण स्थान होते हैं। अब इन गुण स्थानों में कितने की सत्ता, जब भी कोई जीव उपशमक या शपक श्रेणी, कोई भी श्रेणी का आरोहण करेगा तो उसके पास A4 की सत्ता नहीं होगी, चाहे वो द्वितीयोपशम वाला हो चाहे वो शायिक सम्यक्त्वी हो, A4 की सत्ता नहीं होगी। प्लस उसके तिर्यंच आयु और नरक आयु की सत्ता भी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य आयु की सत्ता होना कंपलसरी है और देव आयु की सत्ता होना भजना है, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अबद्धायु है तो उसके पास सिर्फ मनुष्य आयु होगी सत्ता में, और अगर बद्धायु है तो वैमानिक देव की आयु बद्ध हो तो ही श्रेणी का आरोहण कर सकता है। इसीलिए 4 5 6, ये 6 प्रकृतियों को तो हम क्या कर देंगे, कंपलसरी हटा देंगे। तो टोटल 148 में से 6 प्रकृतियां गई, तो 142 प्रकृति ही क्या होती है, सत्ता योग्य होती हैं। अब सत्ता योग्य में से नियमा कितनी है और भजना कितनी है। तो नियमा कितने की होगी, तो जो हमने यहाँ पर 133 की बात करी, एज इट इज हमको यहाँ पर भी बात करना है। जो हम 132 की बात करते आए हैं, पहले भजना, ठीक है, एक बार भजना देख लेते हैं। भजना के लिए हम क्या रखते हैं, 9 प्रकृतियां रखते हैं। तो 9 प्रकृतियों में हमारी 4 आयुष्य थी, आरक चतुष्क थी और एक
तीर्थंकर नामकरण, तो इनको तो हमको लेना ही है। लेकिन हमारी पूरी की पूरी चार आयुष्य को हम भजना में नहीं लेते हुए 3 आयुष्य को हमने भजना में लिया था और 1 मनुष्य आयु को नियमा में लिया था। इस 4 को हमने ऐसे डिवाइड किया था 3 और 1 में। तो 1 मनुष्य आयु को तो नियमा में लिया, तो यहाँ पर हम उसको पुट कर देंगे। लेकिन जो 3 आयुष्य भजना में थी 6th 7th गुण स्थान तक, अब श्रेणी आरोहण वाले के ये और ये तो होती नहीं है, उसको हमने सत्ता योग्य में से हटा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आयुष्य बची है भजना में, देवायु। तो 1 आयुष्य, आहारक चतुष्क, तीर्थंकर नामकरण। ठीक है, ये कितने हुए? 4 5 6। इसके अलावा फिर क्या बताया? अगर तृतीयोपशम सम्यक्त्वी जीव है तो उसके A4 की सत्ता नहीं होगी, पर अगर शायिक सम्यक्त्वी जीव आरोहण कर रहा है तो उसके पूरे D7 की सत्ता नहीं होती। मतलब A4 की भी सत्ता हट जाएगी और D3 की भी सत्ता हट जाएगी। तो 1 आयुष्य, आहारक चतुष्क, तीर्थंकर नामकर्म, A4 और 3 D7। अब हमने क्या बताया कि ये वाला जो पार्ट था A4 वाला, वो हमने यहां से ही हटा दिया। द्वितीयोपशम वाला हो तो D3 होगी सत्ता में, शायिक वाला हो तो सत्ता में नहीं होगी। पर द्वितीयोपशम और शायिक दोनों केस में A4 की सत्ता तो होती ही नहीं है, इसीलिए उसको हमने सत्ता योग्य में से ही हटा दिया। तो हमारे पास भजना में क्या बची? एक देवायु, हरक चतुष्क, तीर्थंकर नामकर्म और D3। 3 4 5, 5 और 4 9, 9 प्रकृतियां आ गई भजना में। तो फिर कितनी बची? 142 माइनस 9, 133 प्रकृति नियमा में हो गई। अब जो जो एज इट इज सत्ता वाला 8th में आया है वही 9th 10th 11th में भी होगा, क्योंकि इन स्थानों में किसी भी प्रकृति का सत्ता क्षय नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि क्षय करने का काम शपक श्रेणी में होता है, उपशमक श्रेणी में नहीं होता। तो इसलिए हम सारे 9 10 11 12 में एज इट इज बोल देंगे। 142 की सत्ता होगी, 133 नियमा, मतलब 142 की सत्ता हो सकती है, 133 की तो नियमा होगी और 9 की भजना। ठीक है, अब शपथ श्रेणी का देख लेते हैं एक बार। शपथ श्रेणी में क्योंकि वो प्रोसेस में आगे आगे प्रकृतियों का क्षय करता जाता है, लेकिन वो क्षय भी कैसे करता है? वो क्षय करता है 9th स्थान से स्टार्ट करके और एक क्रम से करता है, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकृति को कभी भी क्षय कर दे। तो 8th गुण स्थान में जैसे हमने बात करी उपशमक श्रेणी वाले की, वैसे की वैसे शपक श्रेणी वालों के लिए भी रहता है। 142 की सत्ता होती है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अलग अलग निकाल लेते हैं। 8th गुण स्थान है, 8th गुण स्थान में टोटल सत्ता के योग्य कितनी होंगी? तो 8th गुण स्थान शपक श्रेणी वाला जो जीव है वो कंपलसरी शायिक सम्यक्त्वी ही होगा। और शायिक सम्यक्त्वी जीव अगर शपक श्रेणी आरोहण कर रहा है, जो भी शायिक सम्यक्त्वी जीव शपक श्रेणी आरोहण करता है, उसके पास D7 की सत्ता नहीं होती। तो टोटल मतलब ठीक है, D7 की सत्ता नहीं होती। उसके अलावा उसके पास अबद्धायु होने से 3 आयुष्य की भी सत्ता नहीं होती, मनुष्य आयु की ही सिर्फ बुद्धिमान आयु रहती है। ठीक है, तो इसीलिए 7 और 3 10। तो 148 में से 10 माइनस करें तो 138 की सत्ता योगी प्रकृतियां 8th गुण स्थान में शपक श्रेणी वालों के होती है। अब नियमा कितनी होगी और भजना कितनी होगी? तो क्योंकि ये शायिक सम्यक्त्वी जीव है, तो शायिक सम्यक्त्वी जीव में उसने हमने जो 10 प्रकृतियां कंपलसरी हटा दी हैं, उनके अलावा सारे ही शायिक सम्यक्त्वी जीव के मतलब सेम ही रहती है। जो भी प्रकृतियां किसी भी एक शायिक सम्यक्त्वी जीव के है, वो ही दूसरे के शायिक सम्यक्त्वी जीव के सत्ता में भी वही प्रकृतियां होंगी। सिर्फ भजना कौन सी है? तो भजना होती है हारक चतुष्क और तीर्थंकर, क्योंकि अनंत जीव उसकी सत्ता के बिना मोक्ष पधारे हैं। बाकी सारे ही शपक श्रेणीवर्ती जीवों के इक्वल सत्ता होती है, जो कि नियमा में हम बोलते हैं कितनी, ये 5 माइनस कर देंगे तो 133। तो 133 की सत्ता सभी शपथ श्रेणीवर्ती जीवों के होती ही होती है कंपलसरी। और 5 जिनके पास सत्ता है उनके पास लास्ट तक रहेगी, जिनके पास नहीं है उनके पास लास्ट तक नहीं रहेगी। तो ये 5 आगे कंटिन्यू होता जाएगा। अब हमको यहाँ पे ही चेंजेस करने हैं, यहाँ से हट रही है तो यहाँ से भी हट जाएगी। अब 9th गुण स्थान, 9th गुण स्थान का सबसे पहले बात करेंगे। 9th गुण स्थान है, ये 8 से 11 हो गया।
9th गुण स्थान का ऐसे हमने डिविजन्स कर लिए और ये है फिर 10th गुण स्थान। ठीक है, अब यहाँ पर बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यातम भाग शेष रहे, ऐसा मान के चलें तो ये है, मान लो वो बहुसंख्य भाग व्यतीत होना, एक संख्यातम भाग शेष और उसके संख्या स्थिति घात आगे तक, इस पॉइंट पे जाके 8 कषायों का क्या हो रहा है, मध्यम 8 कषायों का क्षय होता है। उसके संख्या स्थिति घात पश्चात, मतलब इस समय तक उसकी सत्ता विच्छेद हो रहा है, मतलब इस समय तक उसकी सत्ता है, तो उसकी सत्ता है, जितने 8th में सत्ता थी वो की वो सत्ता 138 की सत्ता इस पॉइंट तक रहेगी। कहाँ तक, 8 मध्यम 8 कषाय के सत्ता विच्छेद पॉइंट तक। अब उसके सत्ता क्षय से लेकर नेक्स्ट नंबर किसका आता है, 16 प्रकृतियों का। तो इन 16 प्रकृतियों का सत्ता विच्छेद, मतलब लास्ट सत्ता इस पॉइंट तक है, तो इसमें 8 माइनस हो गई तो 130 की सत्ता यहां तक रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ 138 है 8 कषाय के वहां तक, उसके बाद फिर 138 है तो 133 है, 105, फिर 8 मध्यम 8 का क्षय हो गया तो सत्ता में 130 बची। जब सत्ता में 130 है तो नियमा में भी 8 माइनस कर दो क्योंकि ये फिगर 5 ही रहेगा, तो ये हो गई 128। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, कुछ गड़बड़ है क्या? 125। अच्छा 125 होगी ना, 8 माइनस करा है, एक मिनट, 8 इसमें से, हाँ ठीक है, इसमें से 8 माइनस करा 125 होगी। फिर उसके बाद 16 प्रकृतियां, अब यहाँ तक किसकी रहती थी, मध्यम 8 कषाय की, यहीं तक सत्ता होती थी। इस पॉइंट तक 16 प्रकृतियों की सत्ता रहती थी। अब अगले पॉइंट पे 16 प्रकृतियां माइनस हो जाएंगी तो बचेगा 114। तो ये 114 है, उसमें से 5 की तो भजना ही होगी, और 114 में 125 में से 16 माइनस करेंगे तो 109 बची। तो ये क्या है, 114 की सत्ता कहाँ तक होगी, तो 16 प्रकृतियों के सत्ता क्षय के पॉइंट से लेकर नपुंसक वेद के सत्ता विच्छेद तक, यहां तक क्या होगी, ये नपुंसक वेद है, तो यहां तक 114 प्रकृतियां सत्ता में थी। अब नपुंसक वेद का भी क्षय हो गया तो 113 प्रकृतियां बची। अब 113 प्रकृतियां कहाँ तक है, तो ये है स्त्री वेद के क्षय तक, स्त्री वेद के सत्ता विच्छेद तक। तो 113 प्रकृतियां सत्ता में है, कहाँ तक, स्त्री वेद के सत्ता विच्छेद तक। यहाँ पर हो जाएगा 108 और ये 5 रहेगा। फिर हम बात करते हैं स्त्री वेद के सत्ता क्षय से लेकर अगला नंबर आता है हास्य षटक का। तो ये हास्य षटक तक, जब तक उनका सत्ता विच्छेद रहता है तब तक 112 प्रकृतियां थी सत्ता में, 112 प्रकृतियां, यहाँ पर 5 की भजना, 107 की नियमा। कहाँ तक रहती है ये, तो ये रहती है हास्य षटक के सत्ता विच्छेद तक। और फिर हास्य षटक का सत्ता क्षय का पॉइंट आया सत्ता क्षय से लेकर पुरुष वेद के सत्ता विच्छेद तक। तो कितनी प्रकृति माइनस हुई, तो 106 बचेंगी, 6 प्रकृतियां माइनस हो गई। 106 प्रकृतियों की सत्ता कहाँ तक बताई है, तो बताई है जब तक पुरुष वेद का सत्ता विच्छेद नहीं हो जाता। तो ये इसमें से 6 प्रकृतियां माइनस करेंगे तो 101 बची। फिर पुरुष वेद के बाद संज्वलन क्रोध, फिर मान और फिर माया। ठीक है, पुरुष वेद के यहाँ पे इसको आगे समझ लेना, पुरुष वेद के सत्ता क्षय के पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी थी, इस पॉइंट तक 106 थी। अब इसके बाद 105 बची क्योंकि पुरुष वेद का क्षय हो गया। तो यहां से लेकर संजुलन क्रोध के सत्ता विच्छेद तक, ये क्रोध है, 105 है, 100 है, ये 5 है। फिर संजुलन क्रोध के सत्ता क्षय से लेकर संजुलन मान के सत्ता विच्छेद तक, एक प्रकृति और कम हो गई, 104 प्रकृतियां रहेंगी, यहाँ पे 99 होगी और यहाँ पे 5 होगी। फिर माया संज्वलन मान के सत्ता क्षय से लेकर संज्वलन माया के सत्ता विच्छेद पॉइंट तक, ये माया का है, तो इस पॉइंट तक 103 प्रकृतियों की सत्ता थी, 103 प्रकृतियों की सत्ता, यहाँ पर 98 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया।
अब माया के सत्ता क्षय से लेकर, माया के सत्ता क्षय हो गया, माया का सत्ता क्षय हुआ, उसके बाद भी अंतर्मोट काल शेष बचता है नाइन्थ गुण स्थान का। ये नाइन्थ गुण स्थान का लास्ट समय है। तो माया के सत्ता क्षय से लेकर अंतर्मोट काल तक, मतलब नाइन्थ गुण स्थान के लास्ट समय तक कितनों की सत्ता बची? 102 की सत्ता बची, क्योंकि माया की भी सत्ता हटने के बाद 102 प्रकृतियों की सत्ता बची। यहाँ पर 97 हो जाएगी और यहाँ पर 5। अब ये कहाँ तक रहेगा? तो ये रहेगा नाइन्थ के लास्ट समय तक, और यहाँ पर और किसी प्रकृतियों का क्षय नहीं हो रहा है। तो अगला क्षय कहाँ पर हुआ? तो अगला क्षय हुआ है नाइन्थ गुण स्थान के अगला समय, मतलब 10th गुण स्थान के फर्स्ट समय से लेकर 10th गुण स्थान के लास्ट समय पे संज्वलन लोभ का क्षय होता है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में 109 प्रकृति थी, यहाँ पे भी 109 प्रकृति है, 102 प्रकृति है। तो ये संज्वलन 102 प्रकृतियों की सत्ता कहाँ तक रही? नाइन्थ के लास्ट तक भी रही। और ये कि ये 102 की सत्ता, 102 सत्ता योग्य, 97 की नियमा, 5 की भजना, ये 10th गुण स्थान में भी पूरी रहेगी। हमारे शपथ श्रेणी का, अब शपथ श्रेणी में 10th गुण स्थान में तो एंडिंग होती नहीं है। शपथ श्रेणी में यहाँ पर क्या हुआ? 10th के मतलब लोभ का भी क्या हुआ है? सत्ता विच्छेद हुआ है। अब 10th के बाद जीव कहाँ पहुंचता है? ये 10th गुण स्थान था। 10th के बाद जीव कहाँ पहुंचता है? तो वो पहुंचता है 12th गुण स्थान में। कहाँ पर? इसको ऊपर का रब कर दूं मैं, ये वाला पार्ट। अब वो जीव पहुंचता है 10th गुण स्थान के बाद 12th गुण स्थान में। तो 12th गुण स्थान में जब वो आया तो उसके पास कितने की सत्ता थी? तो उसके 10th गुण स्थान में 102 की सत्ता थी। कहाँ तक थी? 10th के लास्ट समय। वो ही संज्वलन लोभ का सत्ता विच्छेद का पॉइंट है। तो संज्वलन लोभ का सत्ता क्षय का पॉइंट, ये जो हमने बताया 10th गुण स्थान तक लास्ट है। तो संज्वलन लोभ के सत्ता क्षय मतलब 12th गुण स्थान के फर्स्ट समय से लेकर 12th गुण स्थान के द्विचरम समय तक, 12th गुण स्थान के फर्स्ट समय से लेकर 12th गुण स्थान के द्विचरम समय तक एक प्रकृति बस माइनस करना है। 102 में से 101 प्रकृति बची, कौन सी हटा दी हमने? संजुलन लोभ हटा दी। अब संजुलन लोभ हट गई है, 101 प्रकृति सत्ता योग्य है। उसमें से नियमा क्या होगी, भजना क्या होगी? यहाँ पर हमने देखा 97 की नियमा थी, एक माइनस कर देते हैं। 96 की क्या होगी? नियमा होगी, और 5 प्रकृतियों की भजना होगी। फिर बताया है कि अब ये द्विचरम समय तक ही क्यों है? क्योंकि द्विचरम समय में ये हो गई डीसीएस तक। द्विचरम समय में क्या होता है? यहीं तक। तो जो डीसीएस है वो क्या है? निद्रा द्विक का सत्ता विच्छेद का पॉइंट है। तो निद्रा द्विक की सत्ता डीसीएस तक ही होती है, चरम समय में नहीं होती। तो 12th गुण स्थान के चरम समय में एक दो प्रकृतियों की सत्ता माइनस होने से 99 सत्ता योग्य बची, 94 की नियमा, 5 की भजना। ठीक है। अब आया 12th गुण स्थान का चरम समय हो गया। 12th गुण स्थान के चरम समय जो होता है वो ही ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 4 और अंतराय 5, इन 14 प्रकृतियों का सत्ता विच्छेद का पॉइंट होता है। मतलब इसके बाद उसकी सत्ता नहीं होती। तो इस पॉइंट पे हमको लास्ट बताना है। इसके बाद जब जीव 13th गुण स्थान में आता है तो 13th गुण स्थान में उसके 99 में से 14 प्रकृतियां चली जाती हैं, मतलब 85 की सत्ता होती है। 85 की सत्ता है, 94 में से 14 गई, 80 बची, 5 की भजना। फिर 13th में कोई भी सत्ता क्षय नहीं होता, डायरेक्ट होता है 14th गुण स्थान के द्विचरम समय। तो 14th गुण स्थान के द्विचरम समय तक कितनी प्रकृतियों की सत्ता होगी? तो जितना यहाँ पे था उतना की उतना रहेगा। 85 प्रकृतियों की सत्ता थी, 80 की नियमा, 5 की भजना। अब चरम समय में क्या होगा? 14th के चरम समय में, क्योंकि द्विचरम समय तक 72 प्रकृतियों की सत्ता रहती है और वो द्विचरम समय उनकी सत्ता विच्छेद का पॉइंट है। अगले समय में उनकी स्वरूप सत्ता नहीं होती। उनके प्रदेश तो होते हैं, लेकिन वो प्रदेश स्थिबुक संक्रमण द्वारा उदयमान प्रकृतियों में कन्वर्ट हो गए होते हैं। तो लास्ट समय में उनकी सत्ता स्वरूप नहीं बचती। तो सत्ता नहीं बचती मतलब उनकी सत्ता हमने डीसीएस तक बताई है। वो 72 प्रकृति कौन सी है?
72 प्रकृति थी। अब रिमेनिंग जो भी हमारी प्रकृति बची, हमने यहाँ पर सत्ता क्षय करते करते यहाँ पर एक एक मोहिनी कर्म की सारी सत्ता को क्षय करा। यहाँ पर हमने नाम कर्म की 13 प्रकृति को क्षय करा, 3 दर्शनावर्णी की प्रकृति को क्षय करा। उसके अलावा फिर हमने A4 की तो पहले ही श्रेणी आरोहण के पहले ही क्षय हो चुका था, और D7 शायिक समय मतलब D3 मतलब टोटल D7 के सत्ता का क्षय हट करके ही जीव शायिक समय बना, शपक श्रेणी का आरोहण किया। उसके बाद फिर मोहिनी कर्म की ये प्रकृतियां और ये सब करा। उसके बाद फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय की भी हमने टोटल खत्म कर दी थी। अब हमारे पास सिर्फ घाती कर्मों की सत्ता अघाती कर्मों की सत्ता बची थी। अब उन अघाती कर्मों की सत्ता में से भी हमने बताया था कि जो तिर्यंच आयु और नरक आयु और देवायु, ये 3 आयु तो हमने माइनस ही कर दी थी। हमारे पास सिर्फ मनुष्य आयु बची थी। वेदनी कर्म में हमारे पास 7 वेदनी और 7 वेदनी दोनों था। ठीक है। और फिर नाम कर्म में हमने ये प्रकृतियां 13 प्रकृतियां हमने नाम कर्म की हटा दी थी। उसके अलावा जो भी प्रकृति स्त्रीबुक संक्रमण वाली, मतलब जो भी प्रकृति अनुदयमान है, वो सभी स्त्रीबुक संक्रमण के द्वारा क्षय को प्राप्त होंगी। तो जो भी उदयमान है, तो नाम कर्म की उदयमान प्रकृति कितनी बताई थी? 9। 9 प्रकृति नाम कर्म की उदयमान थी, है ना। उदय में हमने देखा था कि 13 प्रकृतियों का उदय हमने बताया था। मतलब उदय योग्य 14th गुण स्थान में 12 प्रकृतियों का उदय होता है एट अ टाइम, और उदय योग्य 13 प्रकृति होती है, 7 और 7 में से कोई एक होगी। उसमें से मनुष्य आयु है, उच्च गोत्र है और एक वेदनी कर्म है। ये 3 तो अलग कर्म हो गए अघाती, और 9 नाम कर्म उदयमान थे। मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यश, कीर्ति। ठीक है। एक मिनट, कितनी हो गई? 8 हो गई ना। तीर्थंकर नामकरण और तीर्थंकर नामकर्म बराबर, एक तीर्थंकर नामकर्म, ये 9 प्रकृति हमने देखी थी। अब 9 प्रकृति में से नियमा की भजना क्या हो गई? एक की तीर्थंकर की तो भजना हो गई, और 8 प्रकृति नियमा में होंगी। तो चरम समय में 8 प्रकृतियां नामकर्म की नियमा है, एक प्रकृति की भजना है। ठीक है। उसके अलावा मनुष्य आयु की नियमा है, कंपलसरी रहेगी, और उच्च गोत्र की नियमा है, और वेदनी कर्म, एक दो तीन कर्म हो गए। वेदनी कर्म में से दोनों कर्म भजना में होते हैं, नियमा किसी की भी नहीं होती, क्योंकि दोनों में से किसी का भी एक का हो सकता है। तो यहाँ पर 7 वेदनी और असात वेदनी, तो 3 कर्मों की तो भजना होगी, और 8 + 2 10 कर्मों की नियमा होगी। 3 की भजना, 10 की नियमा, 14 गुण स्थान के चरम समय में। तो टोटल सत्ता योगी कितनी है? सत्ता योगी 13 प्रकृति है। अब 85 में से 13 प्रकृति को ही सत्ता योग्य माना, तो रिमेनिंग जो 72 प्रकृति है, वो 72 प्रकृति किसमें आई? स्त्रीबुक संक्रमण द्वारा क्षय होने में हमने बताई। अच्छा, हाँ ठीक है, हो गई ना, 72 बची है। ठीक है। तो ये 72 प्रकृतियां स्त्रीबुक संक्रमण द्वारा क्षय को प्राप्त होती हैं। वो प्रकृतियां ये हैं: वर्णादि 20, स्थानन 6, संस्थान 6, अस्थिर 6, मतलब अस्थिर षटक पूरा रहेगा, औदारिक चतुष्क, वैक्रिय चतुष्क, आहारक चतुष्क, गुरु लघु। आहारक चतुष्क को क्या बोला हमने? यहाँ पर भजना में इंक्लूड नहीं करा। अभी तक हम सब में भजना में इंक्लूड करते आए थे, 5 5 5 सब में लिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तीर्थंकर को लिया, क्योंकि ये इस आहारक का क्या है, उदयमान नहीं होती। तीर्थंकर नामकर्म उदयमान होती है, इसीलिए लास्ट समय तक भजना रहेगी। पर आहारक चतुष्क जिनके सत्ता होती भी है, तो भी उनमें चरम समय में वो सत्ता नहीं होती, क्योंकि वो अनुदयमान प्रकृति होती है। ठीक। आहारक चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, अगुरु लघु में पराघात वगैरह सब आ गए। तेजस्त्रिक, कार्मंत्रिक, प्रत्येक त्रिक, देवद्विक, विहायोगति द्विक, मनुष्यानुपूर्वी, निर्माण, सुस्वर, अपर्याप्त, नीचकोत्र, ये प्रकृतियां क्या हो गई? मतलब इसमें से यहाँ तक की जितनी प्रकृति है, 71 प्रकृतियां, हाँ 71 प्रकृतियां नाम कर्म की और एक प्रकृति गोत्र कर्म की, ये 72 प्रकृतियां अस्थिबुक संक्रमण के द्वारा क्षय को प्राप्त होती हैं। ठीक है। बस ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, 14 गुणस्थान तक। स्क्रीनशॉट लेना तो आप एक बार ले सकते हैं। और इसमें किसी के कोई डाउट है, या फिर हम आगे बढ़े? सादिया नादी पर रुकना।
अनुश्री जी, आपने कल दो आवलिका वाला बताने वाले थे ना, कि वो हास्य षटक के बाद पुरुष वेद का जब सत्ता क्षय होता है तो हाँ दो हाँ आवलिका में एक समय कम लगता है जो। हाँ, ठीक है, मैं बता देती हूँ। एक समय न्यून दो आवलिका। देखो, बात क्या होती है, जब भी कोई प्रकृति का बंध होता है तो उस बंध में एक आवलिका तक तो कोई भी एक आवलिका सकलकरण की अयोग्य होती है। उसके ऊपर के एक आवलिका और बताया है, उसमें एक समय कम, मतलब ये वाला समय माइनस कर दिया जाता है। तो दो आवलिका में से एक समय माइनस करें, इतना ड्यूरेशन जो रहता है, उस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन के बाद में पुरुष वेद का क्षय होता है। हास्य षटक के, मतलब ऐसे समझना कि इस पॉइंट पे हास्य षटक का, इस पॉइंट पे अगर क्षय हुआ है, इस पॉइंट पे क्षय होने के बाद इसके बाद कितना रिमेनिंग है पुरुष वेद की सत्ता, तो बताया है कि एक आवलिका, दो आवलिका और ये एक समय। ठीक है, मतलब ये पूरा एक आवलिका है, यहां से लेकर यहां तक की एक आवलिका है। तो ये एक आवलिका और ये दूसरी आवलिका, इस इन दो आवलिका में से एक समय, ये वाला समय जो करंट समय है, उसको माइनस कर दिया जाए, क्योंकि इस समय पर ही हास्य षटक का क्या हो रहा है, सत्ता विच्छेद है। उसके अगले समय से उसकी सत्ता नहीं है, तो उसके अगले समय से उसकी सत्ता नहीं है, मतलब एक आवलिका, ये वाली आवलिका में एक समय कम हुआ है और ये वाली आवलिका पूरी है। तो उसको क्या बोला ड्यूरेशन को, कि दो आवलिका में से एक समय न्यून हुआ। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एक समय न्यून दो आवलिका। ठीक है, बस अभी ये इतना ही रखना। प्रोसेस क्या होता है वो शपथ श्रेणी में वो बहुत डिटेल में चली जाएगी बात। अभी बस इतना ही समझना, बंध आवलिका के ऊपर एक आवलिका, इतने ड्यूरेशन तक, जिस समय पे इसका सत्ता विच्छेद होता है, तब दो आवलिका की सत्ता पुरुष वेद की शेष रहती है। और इसके सत्ता विच्छेद के बाद, मतलब इसके सत्ता क्षय के पॉइंट से आगे अगर हम बात करें, तो पुरुष वेद की दो समय, एक समय न्यून दो आवलिका में बाद उसका भी सत्ता विच्छेद होता है, मतलब इस पॉइंट पे सत्ता विच्छेद होता है, यहां तक उसकी सत्ता रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक समय न्यून दो आवलिका। ठीक है, अभी हम ध्रुव सत्ता का, अध्रुव सत्ता का वाला देख लेते हैं, तो साध्य अनादि परिज्ञा हो जाएगा। दीदी एक बात पूछनी थी। ये हाँ, 12वें गुण स्थान में आप सूक्ष्म लोक का द्विचरम समय तक लिए हैं ना, उसके बाद में 12वें में नहीं सूक्ष्म लिया, 12वें में नहीं लिया, निद्रा 12वें की द्विक का लिया है 12वें में। द्विचरम स्वरम तक 102 का माइनस किए ना स्वंजनम लोभ। संचलन 12वें लोभ के 12वें में नहीं माइनस किया है संचलन लोभ, मतलब 12वें के द्विचरम स्टार्टिंग समय पॉइंट में किए है ना, स्टार्टिंग में देखो तो देखो, पूरा है ही है संजलन लोभ। नहीं होगा 12वें गुण स्थान में, कैसे होगा, 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म आज रहते ही नहीं है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि उसमें किताब में भी लिखा और अभी आप भी बोले हैं यही बात। मैंने ये देखिए बात नहीं किताब। बोली, मैंने क्या बोला, 102 प्रकृतियां, जो 10th गुण स्थान में 102 प्रकृतियां थी, उसमें हाँ से 10th गुण स्थान के लास्ट समय तक लोभ रहता है। और जैसे ही हाँ जीव 12th गुण स्थान में प्रवेश करता है, तो उसके पास 101 सत्ता रह जाती है, क्योंकि लोभ का क्षय हो चुका है। ये ही बुक में भी लिखा हुआ है। 12वें गुण स्थान में 101 की सत्ता बताई है, संजुलन लोभ माइनस करने के बाद। और यहाँ पर इस निद्रा द्विक की सत्ता द्विचरम तक रहती है, इसीलिए यहाँ पे बात करी है। ठीक है, हाँ अभी हम ध्रुव सत्ता का, अध्रुव सत्ता का देख लेते हैं। ध्रुव बंधिनी, अध्रुव बंधिनी, ध्रुवोदया, अध्रुवोदया, ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है। पर ध्रुव सत्ता का, अध्रुव सत्ता का याद रखना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हमको पता है ध्रुव सत्ता का मतलब क्या, कि अभव सिद्धिक जीवों में तो हमेशा ही उनकी सत्ता रहेगी। और जो भव सिद्धिक जीव हैं, जब तक उनका सत्ता क्षय नहीं करते, उसके पूर्ण तक, सत्ता विच्छेद काल तक कंपलसरी उन प्रकृतियों की सत्ता होगी। वो प्रकृतियां कहलाती हैं ध्रुव सत्ता का, भव सिद्धिक जीवों में। और अभव सिद्धिक जीवों में तो अनादिकाल से है और हमेशा ही रहेगी। अध्रुव सत्ता का क्या होती है, अध्रुव सत्ता का मतलब जिनके भव सिद्धिक हो या अभव सिद्धिक हो, दोनों में ही वो प्रकृति सदैव नहीं रहती सत्ता में। मतलब हो सकता है कि भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों के दोनों प्रकार के जीवों में से उन प्रकृतियों की सत्ता निकल गई हो, फिर वापस आ गई हो।
तो निकलने वापस आने वाली जो प्रकृतियां हैं, जो इस योग्य है कि वो प्रकृतियां अगर एक बार सत्ता से हट गई तो वापस आ भी सकती हैं, उन्हीं प्रकृति को हम अध्रुव सत्ता का बोलते हैं। बाकी सारी प्रकृतियां ध्रुव सत्ता का होती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी प्रकृति है जो जाके वापस आ सकती है? तो बताया है कि भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों प्रकार के जीवों में होना चाहिए अध्रुव सत्ता का। तो सबसे पहले, अच्छा दोनों प्रकार मतलब कलेक्टिवली बात करनी है। मोहनी कर्म की अगर हम बात करें तो मोहनी कर्म में सबसे पहले ज्ञानावर्णी देख लेते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म की 5 प्रकृतियों की सत्ता हम अनादिकाल से है और सदैव रहेगी अभव सिद्धिक जीवों के। और भव सिद्धिक अनादिकाल से है और जब तक वो 12th गुण स्थान को क्रॉस नहीं कर देते तब तक उनके सत्ता हमेशा ही रहेगी। तो ये ध्रुव सत्ता का हो गई ज्ञानावर्णी 5। दर्शनावर्णी की 9 प्रकृतियां। दर्शनावर्णी की 9 प्रकृतियों का भी क्षय कब कब होता है? 9th गुण स्थान में स्त्यानर्जित त्रिग्विक का होता है, 12th के चरम में 4 प्रकृति का होता है, तब तक उनकी सत्ता कंपलसरी होना है। तो इसीलिए दर्शनावर्णी 9 भी ध्रुव सत्ता का हो गई। फिर वेदनी, वेदनी कर्म की हमेशा, वेदनी कर्म की भी हमेशा रहेगी। तो वेदनी कर्म की मतलब ऐसा नहीं है कि सत्ता ही खत्म हो गई, उनका उदय खत्म हो सकता है, बंध रुकता है, मतलब कभी सात वेदनी कभी असात वेदनी, लेकिन सत्ता हमेशा रहती है। फिर मोहनी कर्म की बात करें तो मोहनी कर्म में हमेशा ही सत्ता हो ऐसी प्रकृति कौन कौन सी है? तो देखो सबसे पहले हम बात करें दर्शन त्रिक की। दर्शन त्रिक में मिथ्यात्व की सत्ता अगर एक बार गई, कब जाती है मिथ्यात्व की सत्ता? जब जीव शायिक सम्यक्त की प्राप्ति करते हैं, और शायिक सम्यक्त की प्राप्ति के बाद वापस मिथ्यात्व मतलब मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता वापस नहीं आती है। तो वो प्रकृति भी ध्रुव सत्ता का हो गई मिथ्यात्व वेदनी। अब सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी ये प्रकृतियां एक बार सत्ता में हैं, फिर वापस उनकी उद्वलना कर दी, फिर वापस से उनका मतलब जीव ऊपर के गुणस्थानों में प्रथमोपशन में आया, त्रिपुंज बनाया, तो वापस से उनकी सत्ता क्रिएट हो सकती है। तो सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी को लेना अध्रुव सत्ता का में। ठीक है। फिर दर्शन के चारित्र मोहनी की बात करें तो चारित्र मोहनी में 16 कषाय, 16 कषाय का क्या बताया? अनंतानुबंधी चतुष्क। अनंतानुबंधी चतुष्क को, हाँ ठीक है, अनंतानुबंधी चतुष्क की क्या है? सत्ता हो सकती है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर अनंतानुबंधी चतुष्क को, कि अनंतानुबंधी चतुष्क जो है उसकी सत्ता एक बार भी संयोजना हो गई या फिर द्वितीयोपशन में उसकी सत्ता क्षय किया, फिर वापस से सत्ता क्रिएट हो सकती है, तो उसको हम अध्रुव सत्ता का में लिख सकते हैं। एक बार सुनना अभी। और जो शेष 12 कषाय हैं वो क्या है? एक बार सत्ता क्षय हुई, मध्यम 8 कषाय की होती है 9th गुण स्थान में, और उसके बाद संचलन क्रोध मान माया लोभ की क्रम से 9th गुण स्थान में होती है, लोभ की 10th में होती है। ऐसे 12 कषाय का क्षय होने के पश्चात पुनः सत्ता क्रिएट नहीं होती, तो ये ध्रुव सत्ता का हो गई। उसके अलावा फिर 9 कषाय, तो 9 कषाय की भी हमने देखा हास्य षटक का एक साथ होता है, नहीं पहले नपुंसक वेद होता है, फिर स्त्री वेद होता है, फिर हास्य षटक होता है, फिर पुरुष वेद होता है। इनका क्षय करने के पश्चात जीव शपथ श्रेणी से अवरोहण नहीं करता, तो वापस इनकी सत्ता क्रिएट नहीं होती। तो 9 कषाय को ध्रुव सत्ता का में डाल देते हैं। फिर 9 कषाय हो गए, उसके बाद मोहनी कंप्लीट हो गया। अब मोहनी कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक अपवाद बोला जाता है कि जो अनंतानुबंधी चतुष्क है इसका अपवाद माना गया है। ये प्रकृति भले ही ये प्रकृति का सत्ता क्षय होने के बाद वापस से उसकी सत्ता क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी इस प्रकृति को ध्रुव सत्ता का ही कहा गया है। ठीक है, ये अपवाद है, इसीलिए यहाँ पर 16 की 16 कषाय को ध्रुव सत्ता का बताया है। उनमें से A4 की वापस से सत्ता जाने के बाद क्रिएट की जा सकती है, बंद हो सकता है, फिर भी उसको ध्रुव सत्ता का प्रकृति ही कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अपवाद अगर आपसे पूछें कि सारी प्रकृतियां हैं क्या जो ध्रुव सत्ता का है और वो मतलब सत्ता क्षय होने के बाद पुनः नहीं आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये 4 प्रकृति ऐसी हैं जो ध्रुव सत्ता का होने के बावजूद भी उनकी सत्ता जाके पुनः आ सकती है। सिर्फ उनको टाइटल ऐसा दिया गया कि ध्रुव सत्ता का ही कहलाएंगी। ठीक है,
फिर 9 नौकरशाही हो गया, मोहिनी कर्म कंप्लीटेड। मोहिनी आयुष्य, आयुष्य कर्म तो हमको पता ही है कि चारों आयुष्य की सत्ता जब हम जितने समय तक उसको भोग रहे होते हैं तब तक उसकी सत्ता रहती है। अगले भव में जाते हैं, सत्ता उसकी खत्म हो चुकी होती है, अगले भव की जो स्टॉक में था वो उदय होता है, फिर नया वापस से हम जब बांधते हैं अगले भव की आयु, तो फिर से नई सत्ता क्रिएट होती है। तो जाना आना वाले बात है, तो चारों आयुष्य को हम अध्रुव सत्ता में ही रखेंगे। फिर आयुष्य नाम कर्म, अब नाम कर्म एक बार देखते हैं। नाम, गोत्र और अंतराय। अंतराय कर्म एक साथ 12वें गुण स्थान में जाता है। और गोत्र कर्म, जो गोत्र कर्म की बात करें तो उच्च गोत्र की नीच गोत्र की सत्ता कब जाती है? 14th के द्विचरम समय, ठीक है। और उच्च गोत्र की सत्ता कब जाती है? 14th के चरम समय में, ठीक है। लेकिन 14th के चरम समय में जाने वाली जो उच्च गोत्र की सत्ता है, वो सत्ता यहाँ पे तो नीच गोत्र की सत्ता इस समय पे जाती है, पर ये नीच गोत्र की सत्ता अनादिकाल से जीव के सत्ता में थी, और 14th के द्विचरम समय में जीव जब आया तब सत्ता विच्छेद करने के पश्चात उसकी सत्ता पुनः क्रिएट नहीं की जा सकती। तो नीच गोत्र को हम किस में रखेंगे? ध्रुव सत्ता में रखेंगे। लेकिन जब उच्च गोत्र की बात करते हैं तो उच्च गोत्र की क्या है? उद्वलना योग्य प्रकृति है। उच्च गोत्र की अगर एक बार जीव ने उद्वलना कर दी, पीएबी काल तक वो रहा एकेंद्रीय में भी, किसमें? तेजस कायिक वायु कायिक में। एक पीएबी काल तक रहा, उच्च गोत्र की उद्वलना कर दी, उसके बाद फिर वो पुनः वापस से मनुष्य वगैरह, मनुष्य में तो नहीं जाता है, फिर वो वापस से पंचेंद्रिय तिर्यंच और ये वो सब में जाके वापस उच्च गोत्र का बंध स्टार्ट कर देता है। बंध स्टार्ट करता है मतलब सत्ता फिर से क्रिएट हो गई। तो सत्ता जाने के बाद फिर से आ सकती है, तो उच्च गोत्र को अध्रुव सत्ता में रखेंगे। नीच गोत्र की सत्ता कभी भी जाने के बाद पुनः नहीं आती, क्योंकि उसकी सत्ता कब जाती है? डायरेक्ट 14th के द्विचरम समय में। लेकिन उच्च गोत्र की सत्ता उद्वलना में भी जाकर उद्वलना के बाद वापस से बंद होने से उसकी सत्ता क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं नाम कर्म की। नाम कर्म में जो भी उद्वलना योग्य प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी उद्वलना योग्य है? सबसे पहले देखते हैं हम आहारक चतुष्क। आहारक चतुष्क है, फिर देव द्विक, यहीं पे लिख लेते हैं, आहारक चतुष्क है, उसके बाद जाता है आहारक चतुष्क, फिर देव द्विक जाता है। उद्वलना में, उद्वलना वाली जो प्रकृति होती हैं वो जाने के बाद वापस से बंद की जा सकती हैं। देव द्विक है, नैरेक द्विक है, और वैक्रिय चतुष्क है, इनके साथ में होती है उद्वलना। उसके बाद फिर मनुष्यायु, मनुष्य द्विक है ना, मनुष्य द्विक, मनुष्यायु नहीं, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, और उच्च गोत्र को हमने ले ही लिया। बस ये प्रकृतियां होती है उद्वलना योग्य, ठीक। उसके अलावा जो तीर्थंकर नाम कर्म है वो अनादिकाल से किसी भी जीव के सत्ता में नहीं था। सेम रूल होता है आहारक चतुष्क के लिए भी। एक तो उद्वलना वाली बात होती है, और दूसरी बात ये होती है कि अनादिकाल से अगर सत्ता में है और सत्ता विच्छेद काल तक रहे, उसको हम बोलते हैं ध्रुव सत्ता का। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता नई क्रिएट की जाती है, आहारक चतुष्क की सत्ता नई क्रिएट की जाती है। अनादिकाल से इन 5 प्रकृतियों की सत्ता नहीं है हर जीव में, इसीलिए इस प्रकृति को भी अध्रुव सत्ता का बोला, क्योंकि उसकी प्रकृति नई, उसकी सत्ता नई क्रिएट की जाती है। तो ये 4 5 6 7 8 8 4 12 13 14 15 नाम कर्म की 15 प्रकृतियां अध्रुव सत्ता का है। तो बची कितनी? 93। 93 में से 15 हटाएंगे तो कितनी बचेंगी? 78। ये 78 प्रकृतियां नाम कर्म की अध्रुव सत्ता, सॉरी ध्रुव सत्ता का प्रकृतियां हैं, और 15 प्रकृतियां अध्रुव सत्ता का है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। बस गोत्र कर्म की बात कर ही ली, अंतराय कर्म की बात कर ही लिए। तो ये टोटल कितनी हुई? 78। उसके बाद फिर ये मोहिनी कर्म की 12 नहीं, पूरी ये 16 हो गई। तो ये तो पूरी 25 और एक ये 26, सिर्फ 2 उधर गई है। 26 प्रकृति ये, 5 ये पूरी, 9 पूरी, 2 पूरी, ये भी पूरी, और
ये 26, ये 78 और ये एक प्रकृति। तो ऐसे टोटल मिला के ध्रुव सत्ता का प्रकृतियां टोटल कितनी हुई? 126। और ये कितनी हुई टोटल? एक दो, ये सब दो तो मोहनी कर्म की है, 4 आयुष्य की है, एक उच्च गोत्र है और 15 नाम कर्म की है। तो ऐसे मिला के ये 22 प्रकृतियां ध्रुव सत्ता का प्रकृतियां हुई। ठीक है। अब हम जब सादी अनादि प्ररूपना देखना है तो हम बात करते हैं सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। तो हमने जैसे पहले भी बात करी थी, सादी मतलब जिसकी बिगनिंग हुई है, जिसकी सत्ता की बिगनिंग हुई है, वो प्रकृति क्या कहलाती है? सादी, भंग घटित होता है उसमें। तो जो ये प्रकृतियां हैं, ये प्रकृतियों में ही सत्ता नई क्रिएट हुई है। तो सादी वाली जो प्रकृतियां हैं वो ये 22 प्रकृतियों में सादी का भंग घटित होता है। और इनका एंड भी अवश्य ही होना है, क्योंकि जब जीव उद्वलना कर देता है तो इन प्रकृतियों का क्या कर देता है? एंड कर देता है। तो एंड हो रही है मतलब अध्रुव रूप से उनकी सत्ता है। तो ये 22 प्रकृतियों की अध्रुव रूप से सत्ता है। अब अनादि काल से जिनकी सत्ता है और ध्रुव रूप से है, मतलब उनकी सत्ता कभी एंड होगी ही नहीं। तो ऐसे जो भी ध्रुव सत्ता का प्रकृति है, अभव सिद्धिक जीवों की 126 प्रकृति क्या है? ध्रुव है, मतलब इनकी कभी एंडिंग नहीं होगी। अब यहाँ अनादि क्या है? तो अनादि का हम बात अभी एक बार करते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क ध्रुव सत्ता का प्रकृति है जिसकी सत्ता क्षय होने के पश्चात पुनः सत्ता हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्रुव रूप से हो रही है कि नहीं हो रही, एक बार हम देखते हैं। ये हो गई 22 प्रकृति की जब हम बात करेंगे। एक मिनट, ये कितनी 126 प्रकृति है ना? तो इन 126 प्रकृतियों में, हाँ, सारी 126 प्रकृतियां जो हैं, सारे 126 प्रकृतियों में ध्रुव तो रहेगा, ध्रुव रूप से वो बनती है, मतलब अभव सिद्धिक जीवों में इनकी सत्ता हमेशा ही रहेगी। और उसके बाद फिर ठीक है, ये हो गई सादी और अध्रुव। अब जो ये वाली जो प्रकृति है, एक बार सारी प्रकृतियां खोल लें क्या? ठीक है, एक बार ये तो कंफर्म हो ही गया कि 22 प्रकृति सादी और ध्रुव है, और अनादि ध्रुव नहीं होंगी ये 22 प्रकृति की जब बात करेंगे। तो ये 22 प्रकृति में सिर्फ सादी और अध्रुव का भंग घटित करना, अनादि और ध्रुव का भंग घटित नहीं करना। ठीक है, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 22 प्रकृति में हमने देख लिया सिर्फ सादी और अध्रुव होगा, में अनादि ध्रुव का भंग घटित नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे 126 प्रकृतियां। तो इन 126 प्रकृतियों में सभी अनादिकाल से हैं और ध्रुव रूप से हैं। तो पूरी की पूरी 126 प्रकृतियों में अनादि और ध्रुव का भंग घटित होता है। अब अनादि और ध्रुव का भंग हमने 126 प्रकृतियों में तो घटित करवा दिया, लेकिन ये 126 प्रकृतियां ध्रुव रूप से किसकी अपेक्षा है? अभव सिद्धिक की अपेक्षा। और जो भव सिद्धिक जीव है वो इन 126 प्रकृतियों को अनादिकाल से उनकी सत्ता है, लेकिन कभी ना कभी जाके उनकी सत्ता को क्षय करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए ये 22 प्रकृति तो अध्रुव सत्ता का है। उसके अलावा ध्रुव सत्ता का में भी 126 प्रकृतियां ध्रुव रूप से सत्ता है अभव सिद्धिक की अपेक्षा, और अध्रुव रूप से सत्ता है भव सिद्धिक की अपेक्षा। और अनादिकाल से तो दोनों की ही मतलब दोनों की अपेक्षा ही बात करेंगे 126। पर अब इन 126 प्रकृति में से कितनी प्रकृतियों की शादी हो सकती है? तो बताया कि सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकृतियां ऐसी हैं जो शादी, जिनकी सत्ता मतलब ध्रुव सत्ता का 126 में से 4 प्रकृति ऐसी हैं जिनकी शादी हो सकती है अनंतानुबंधी चतुष्क की। शेष कितनी बची? 122। इन 122 प्रकृतियों में शादी भंग घटित नहीं होता। ठीक है, तो अब एक बार मैं इनको फिर से थोड़ा सिस्टमैटिक बता देती हूँ। हमने क्या बात करी? टोटल हमारे पास 148 प्रकृति हैं। इन 148 प्रकृतियों को हम डिवाइड कर देते हैं। 22 तो अध्रुव सत्ता का हो गई,
और 126 ध्रुव सत्ता हो गई। इन 126 में से 122 प्रकृति अलग है और 4 प्रकृति अनंतानुबंधी चतुष्क अलग है। ठीक है। अब 148 में 22 अलग है, 122 अलग है, 4 अलग है। सबसे पहले 22 प्रकृतियों की बात करें। सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव। ठीक है। अब 22 प्रकृतियां, क्योंकि ये 22 प्रकृति क्या है? अध्रुव सत्ता का। अध्रुव सत्ता का मतलब ये अनादिकाल से इनकी सत्ता नहीं थी और हमेशा इनकी सत्ता नहीं होगी, क्योंकि जब भी जीव उद्वलना कर देता है तो इनकी सत्ता प्रारंभ होती, आदि होती है, और इनकी सत्ता का एंड भी अवश्य ही होता है। ठीक है। सबसे पहली बात तो सारी ही प्रकृतियों का एंड अवश्य होगा भवसिद्धिक जीवों की अपेक्षा। फिर भी हमने अलग अलग बता दिया कि इन 22 प्रकृतियों की सत्ता का एंड भी होगा। और बिगनिंग क्यों होगी? क्योंकि उद्वलना करने के पश्चात फिर से सत्ता क्रिएट हुई है। अब बात करते हैं 4 प्रकृतियों की। अनंतानुबंधी चतुष्क। अनंतानुबंधी चतुष्क अभव सिद्धिक की अपेक्षा अगर हम बात करें, भव सिद्धि को या अभव सिद्धि को, कोई भी प्रकृति, कोई भी जीव में अनादिकाल से ये प्रकृति है, अनंतानुबंधी चतुष्क। लेकिन जो अभव सिद्धिक जीव है वो कभी उसकी विसंयोजना करेंगे ही नहीं, कभी उसका क्षय करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट गुण स्थान में ही रहते हैं और फर्स्ट गुण स्थान में कंपलसरी हर समय उसका बंद होता है। बंद होता है मतलब सत्ता रहेगी, कभी भी उसकी सत्ता से खाली नहीं हो सकते। इसीलिए ध्रुव रूप से उसकी सत्ता है अभव सिद्धिक जीवों की अपेक्षा, और भव सिद्धिक जीवों की अपेक्षा कभी ना कभी वो सत्ता को क्षय करके श्रेणी आरोहण करते ही हैं। अब ये जो 4 प्रकृति ऐसी हैं, विसंयोजना के बाद पुनः उनकी सत्ता क्रिएट की जा सकती है, इसीलिए इनकी शादी भंग भी घटित होगा। और उसके बाद बात करते हैं 122 प्रकृतियों की। ये 122 कौन सी है? तो ये 126 ध्रुव सत्ता का प्रकृतियों में से अनंतानुबंधी चतुष्क को हटाने के बाद जो 122 प्रकृतियां बचती हैं, वो अगर अनादिकाल से उनकी सत्ता है तभी वो ध्रुव सत्ता का कहला रही है। अनादिकाल से उनकी सत्ता है और अभव सिद्धिक जीवों में हमेशा उनकी सत्ता रहेगी। भव सिद्धिक जीव कभी ना कभी उनका सत्ता क्षय करके आगे बढ़ेंगे, शपथ श्रेणी आरोहण वगैरह करके और उनकी सत्ता का क्षय करेंगे। क्या अनादिकाल से उनकी सत्ता थी? नहीं, सॉरी, अनादिकाल से तो उनकी सत्ता थी, पर क्या एक बार उनकी सत्ता जाने के बाद पुनः आ सकती है? नहीं। नहीं आ सकती। तो शादी भंग उनमें घटित नहीं होगा। तो ये हमने डिविजन्स करे, 22 प्रकृतियों का अलग डिवीजन करा, 122 प्रकृतियों का अलग करा और 4 प्रकृतियों का अलग करा। 22 प्रकृतिक 22 प्रकृतियां अध्रुव सत्ता का है, इसीलिए उसमें शादी और अध्रुव का ही भंग घटित होता है, अनादि ध्रुव का नहीं होगा। 122 प्रकृतियों में शादी नहीं होती, अनादिकाल से वो उनकी सत्ता है, तभी वो ध्रुव सत्ता का कहलाई। अभव सिद्धिक में हमेशा रहेगी, भव सिद्धिक जीव कभी ना कभी उनकी सत्ता का एंड करेंगे। अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना के बाद पुनः सत्ता क्रिएट हो सकती है। विसंयोजना बोले या फिर उनकी सत्ता का क्षय होने के बाद पुनः सत्ता क्रिएट हो सकती है, इसीलिए शादी भंग घटित होता है। अनादि और ध्रुव रूप से वो, मतलब अनादिकाल से वो जीवों के हैं। यही डिफरेंस है कि वो अनादि और ध्रुव रूप से उनकी सत्ता होने से उनको ध्रुव सत्ता का बोला है। अगर हम बोलते कि उनकी सत्ता फिर से क्रिएट हो सकती थी तो उसको अध्रुव सत्ता का में क्यों नहीं डाला? अध्रुव सत्ता का में अनादि ध्रुव का भंग, घटानुबंधी चतुष्क में अनादि और ध्रुव का भंग घटित करना ही पड़ता है, इसीलिए उसको ध्रुव सत्ता का बोला। लेकिन एक एक्सेप्शन बता दिया, अपवाद बता दिया कि बाकी ध्रुव सत्ता में तो शादी भंग घटित नहीं होता, पर इसकी सत्ता जाने के बाद फिर से सत्ता आ सकती है, इसीलिए इसमें शादी भंग घटित होता है। ठीक है। ये हो गया। अब आपको इसमें दिया गया है स्टिबुक संक्रमण का पिक्चर से, जो हमने एक बार देख ही लिया है। अगर हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर निद्रा द्विक का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि निद्रा द्विक की सत्ता 12वें गुण स्थान के द्विचरम समय तक होती है, क्योंकि चरम समय में उनकी सत्ता एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक बार के लिए यहाँ पर हमने क्या माना कि जो निद्रा द्विक है, उस निद्रा द्विक
के मतलब 12वें गुणस्थान का 4 समय का काल मान लेते हैं कि अवशेष काल उनका 4 समय का है। अवशेष काल जो 4 समय का है, उस 4 समय के काल में सबसे पहले समय में क्या हुआ? पहले समय में निद्रा द्विक है और ये दर्शनावर्णी चतुष्क है, तो निद्रा द्विक का 3 समय रहा, और जो लास्ट समय है 4 समय का टोटल काल है, तो ये अपना करंट समय है, वर्तमान समय, उदय समय जो भी बोले। ये करंट समय में उसका पर प्रकृति रूप संक्रमण हो चुका है, तो उसकी सत्ता तो 3 समय की बची है और पर प्रकृति की सत्ता 4 समय की है। अब थर्ड समय में क्या हुआ? अब ये समय तो व्यतीत हो गया, अब थर्ड समय में ये वाली जो है, ये वाली इस रूप में हो गई है। अब सिर्फ 2 समय की सत्ता उसकी स्वरूप बची है, 3 समय पर प्रकृति रूप सत्ता हो गई है। अब द्विचरम समय में क्या होगा? सेकेंड लास्ट समय में सिर्फ 1 समय की सत्ता इसकी बचेगी, और यहाँ पर 2 समय की है पर प्रकृति सत्ता, क्योंकि लास्ट समय की वर्तमान समय की इस रूप में हो गई है। अब जो लास्ट समय बचा, उस लास्ट समय में इसकी सत्ता ही नहीं बची, क्योंकि इसकी जो सत्ता थी वो पर प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, और इसीलिए पर प्रकृति की तो 1 समय की सत्ता है, लेकिन इस प्रकृति जिसका अनुदयमान प्रकृति है, जिसका स्थिभुक संक्रमण हो रहा है, वो प्रकृति की सत्ता का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, क्योंकि लास्ट समय में वो पर प्रकृति रूप में हो गई। तो 12वें गुणस्थान के चरम समय में निद्रा द्विक का अंतिम स्थिभुक संक्रमण होता है, उस समय पे स्वरूप सत्ता नहीं होती। निद्रा द्विक की सत्ता 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय तक रहती है। ऐसे ही बाकी 72 प्रकृतियों के लिए भी समझना कि जब 4 समय बचे होगा तो उनकी 3 समय की सत्ता बचेगी, जब 3 समय बचा है तो सिर्फ 2 ही समय की सत्ता बचेगी, जब 2 समय बचे हैं तो 1 समय की ही सत्ता बचेगी, और जब लास्ट समय पे आए तो उनकी सत्ता ही खत्म हो गई, पर प्रकृति रूप में वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अध्याय से प्राप्त मैडम शिक्षा, एक बार इसको ज्यों ज्यों वापस बता दो ऊंचा ना उठ मैडम, इसको एक रहा बार जीव का शुभ परिणाम, त्यों त्यों उस प्रकृति का मिटता नाम निशान। सत्ता से हमने यही समझा कि सत्ता क्षय करना है, हमें भी सत्ता क्षय के प्रोसेस में आगे बढ़ते जाना है। भाव यही होना कि एक एक प्रकृतियों का हमारा सत्ता क्षय होता जाए। आप बोल रहे हैं मैडम ये इसको एक वाला बार, वापस करवाना है? हाँ वापस बता दो ना एक बार। देखो क्या बोल रहे हैं कि 4 समय के, एक अज्यूम करो कि देश काल सिर्फ 4 समय बचा हुआ है। अब 4 समय में ये तो निद्रा द्विक की सत्ता है, और ये पर प्रकृति कौन सी? दर्शनावर्णी चतुष्क बोला। निद्रा द्विक की सत्ता दर्शनावर्णी चतुष्क में स्थिभुक संक्रमण हो रहा है। अब क्योंकि वो अनुदयमान, ये हमने पहले ही देख लिया कि स्थिभुक संक्रमण के लिए वो प्रकृति क्या होनी चाहिए? अनुदयमान होनी चाहिए। उदयमान प्रकृति तो उस अपने आत्मा मतलब आत्मा से बाहर निकलेंगी तो स्वरूप में ही बाहर निकलेंगी अपना फल देते हुए, पर जो अनुदयमान है वो अनुदयमान प्रकृति उदयमान में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाती है। तो जब यहाँ पे 4 समय बचा था तो वर्तमान समय में उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो अनुदयमान है। अनुदयमान होने से वो पर प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उनकी सत्ता सिर्फ 3 समय की बची, और पर प्रकृति रूप 4 समय है। अब जब अगले समय में मतलब इसके बाद 1 समय और आगे बढ़े तो हमारे पास सिर्फ 3 समय रिमेनिंग है। 3 समय में से 2 समय की तो सत्ता उसकी खुद की है, लास्ट समय अनुदयमान होने से वो पर प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो गया। अब जब सिर्फ 2 ही समय बचा था, उन 2 समय में से करेंट समय जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में तो पर प्रकृति रूप हो गई, और 1 समय की सत्ता उसकी खुद के रूप में बची है। और जब लास्ट समय आता है तो ये जो 1 समय की भी सत्ता थी, जब हम इस समय पे प्रवेश करें तो लास्ट समय की सत्ता भी पर प्रकृति रूप में हो गई। ठीक है, इसको मैं एक बार इस पे समझा देती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये हो गया 4 समय की अगर हम बात करें तो ये हो गई 1 समय। ऐसे नहीं समझ आएगा। देखो ये हमारा निषेक है और ये उदयमान का निषेक है। ठीक है, ये अनुदयमान है, लास्ट समय के जो इसके प्रदेश हैं वो इस रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब इस रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। ये उदयमान उदय समय है, सॉरी उदय समय है ये वाला। तो इसके जो प्रदेश हैं ये तो स्वरूप में बाहर जा रहे हैं, लेकिन इस वाले के जो लास्ट समय के प्रदेश थे वो इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। उसी एक ही समय में होते हैं, लास्ट समय का ही कन्वर्जन होता है। अब जब ये समय से जीव आगे बढ़ा
तो ये समय के तो इसके उदय समय है, लेकिन इसमें अनुदयमान प्रकृति है, तो इसका एक समय ऊपर होना चाहिए। तो इसके लास्ट समय के कहाँ गए? तो इसके लास्ट समय के पर प्रकृति रूप में हो गए। अब इसके बाद वापस से एक समय और ऊपर उठा, तो इसके प्रदेश तो ये उदय समय में आ गए और इसके प्रदेश एक समय और खाली हो गए, तो ये इस रूप में आ गए। अब फिर जब एक समय और ऊपर उठे, तो इसके पास लास्ट समय के प्रदेश बचे हैं और इनके पास लास्ट समय और एक समय और जो उदय समय है उसके प्रदेश बचे हैं, और इसके लास्ट समय के प्रदेश कहाँ गए? तो वो पर प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आया लास्ट समय। लास्ट समय जब आया तो ये प्रदेश भी पर प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब इनका तो एग्जिस्टेंस बचा ही नहीं और वो इस रूप में कन्वर्ट हो गए। इसीलिए कहा है कि जब हम चरम समय की बात करते हैं तो जो भी स्त्रीबुक संक्रमण से जाती हैं वो प्रकृतियों की सत्ता द्विचरम समय तक ही रहती है, चरम समय में वो पर प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ हो गया मैडम, थैंक यू। अब ये बुक एक बार कंप्लीट हो गई है, तो कल से हम लोग स्टार्टिंग से फिर से रिवीजन लेने का है, तो आप लोग एक बार के लिए इसको पढ़ के रख लेना। जितना समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, जो नहीं आएगा हम रिवीजन में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। और कल स्टार्टिंग का ये जो बंध वाला टॉपिक है ये करने के भाव रहेंगे। प्रकृतियों की पहले चर्चा कर लेंगे और गुणस्थान, हम बेटर ये होगा कि डायरेक्ट हम गुणस्थान पे आए। प्रकृति वाला पार्ट आप लोग जैसे मैंने शॉर्ट बताए थे वो रूप में आप लोग कर लेना। 16 प्रकृति क्या है, उसके बाद 25 प्रकृति क्या है, उसके बाद कौन सी प्रकृति है, तो ये आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना। उसके साथ साथ में हम डायरेक्ट गुणस्थान को ही स्टार्ट करेंगे। तो जब हम गुणस्थान को स्टार्ट करेंगे ना, तो गुणस्थान वाले पार्ट में हमारे पास ये प्रकृतियां आ जाएंगी जिनका फर्स्ट तक ही उनका बंध रहता है, जिनका सेकंड तक ही बंध रहता है, तो ये प्रकृतियों का रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट गुणस्थान से ही करने के भाव रहेंगे ताकि आपका रिवीजन भी डबल हो जाए और ये भी क्वेश्चंस नहीं देंगे क्या? क्वेश्चंस कोशिश करती हूँ मैं क्वेश्चंस अब वापस आपसे से एक बार एग्जाम के start टाइम कर- पे बहुत कंफ्यूजन होता है, देने से अभी से ही चालू कर दीजिए। हाँ करती हूँ मैं कोशिश एग्जाम क्वेश्चंस देने की। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आप लोग यहाँ तक रिवीजन करके आना, कल के लिए यही होमवर्क है। अभी जो सत्ता वाला पार्ट हमने किया तो उसमें किसी के कोई डाउट है क्या? अगर उसमें कोई डाउट नहीं है अच्छे से, वैसे सत्ता बहुत इजी रहता है, बंध और उदय में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप एक बार वो करके रखना। और होमवर्क में यही है कि आप इन प्रकृतियों को एक बार ध्यान में ले लेना। 16 प्रकृति है, उसके बाद फिर 25 प्रकृति है, फिर थर्ड में कोई भी नहीं होती, फोर्थ में 10 प्रकृति होती है, फिफ्थ में 4 होती है, सिक्स्थ में 6 प्रकृति होती हैं, सेवंथ 1 होती है, फिर एट्थ में निद्रा द्विक पहले रहती है, फिर उसके बाद फिर ये प्रकृतियां होती हैं, फिर हास्य चतुष्क लास्ट तक होती है। ऐसी 36 प्रकृति हो गई। फिर नाइन्थ में एक 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 रहता है 5 प्रकृतियां, और फिर टेंथ में कुछ भी नहीं होती। 12th, हाँ 10th में ये 16 प्रकृति का बंध विच्छेद होता है, और उसके बाद फिर 11th 12th 13th इनमें एक ही प्रकृति का बंध होता है। 13th के लास्ट समय में उसका भी बंध रुक जाता है। तो एक बार ये क्विकली जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, तो ऐसे के ऐसे आप लोग भी एक बार क्विकली देख के रख लेना, तो हमको रिविजन में और इजी रहेगा। ठीक है, आज क्लास इतना ही रखते हैं। दीदी Thank you. हेलो। हाँ दीदी पिछली कोई नए टाइप के अगर क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आते हैं तो वो आप हमको बता देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार वो जो क्रम वाले थे ना वो उसको करने में एग्जाम में थोड़ा आपका कंफ्यूजन हो क्वेश्चन रहा क्लियर था। नहीं हुआ, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, बीच में आवाज कट गई थी। आप क्या बोल रहे हैं? दीदी कोई नए टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आने वाले हैं तो वो टाइप अगर हमको पहले से आप बता देंगे तो ठीक है, मैं इजी एक बार रहेगा। कोशिश करती हूँ। देखिए क्वेश्चन पेपर मैं नहीं बनाती हूँ, मैं अपने उपयोग से कुछ क्वेश्चंस आपको दे सकती हूँ। बाकी क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा, किस पैटर्न में बनाएगा, वो तो आपको एग्जाम टाइम के आसपास ही समझ में आ पाएगा। क्योंकि तो अब मैं पिछली बार वो कोशिश जो करूंगी कि आप लोगों का सिर्फ एक रिवीजन हाँ हो जाए। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अभी हम तैयारी ना करते हुए हमने कितना पढ़ा है उसकी तैयारी कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन देने के भाव रखती हूँ। ठीक है, आज इतना ही रखते लेकिन हैं। क्वेश्चन मैडम, क्वेश्चन से क्या है, हमको समझ में आ जाता है जल्दी को आंसर कैसे होते हैं। ठीक है, टाइम हो रहा है अभी। ओके, अहो थैंक यू। आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे,
सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय समाज जय चिरंजीवी। जिंदगी।